का पेपर खत्म हो गया। अब किसका इंतजार कर रहे हो? अब तो आप ही का पेपर होने वाला है। एक प्रॉपर टाइम चाहिए एक अच्छी स्टडी के लिए, इसलिए आपको ये बैच जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप किंतु परंतु करेंगे तो बैच तो स्टार्ट हो जाएगा, बट बर्डन आपके ऊपर होगा। देखिए, अब जो है हम आते हैं अपने टाइम पीरियड पे। तो उसमें हमें क्या समझना है, आपको बेसिकली बेसिक शुरू से मैंने सब क्लियर कर दिया है। आज थोड़ा सा एक क्लास है जिसमें एक थोड़ा सा और कड़ी जोड़ दूंगा लेटेस्ट तक का। तो मेरी वॉइस क्लियर पहुंच रही है आप लोगों तक? पहुंच पा रहे हैं, मतलब सुन पा रहे हैं आप लोग? यस यस सर। सर। ठीक है। देखिए, जैसे कि जो टाइमिंग हमने आपको बताया था, उस टाइमिंग में यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ था। तो जीरो से स्टार्ट करने के बाद जो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और ये हो गया 13वीं शताब्दी। तो यहाँ तो एंड हो गया था आपका, यहाँ पर जो है एंड हो गया था, यहाँ से स्टार्ट हो गया था। एंड तो यही समझिए, मतलब यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था आगे, और यहाँ से लेकर 13वीं से लेके आप यहाँ तक आ जाइए 1947 तक, 1947 तक का 13वीं शताब्दी का मतलब हो गया कि आप ये मान के चलिए 1200 से लेकर 1299। तो 1200 के टाइम पीरियड से लेकर बेसिकली 1206 के आसपास से लेकर 1947 तक जो है हमारा इंडिया विदेशों के हाथ में रहा, विदेशी ताकत के हाथों में रहा। अब हम पढ़ेंगे 1947 के दौरान होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में, और उसके बाद एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीजें हैं, कैसे है, ये सारी चीजें हम समझेंगे और कुछ मुद्दों को हम लोग गंभीरता से समझेंगे। आप समझिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको वर्ल्ड मैप बताया था। तो अगर आप वर्ल्ड मैप की बात करते हैं, तो वर्ल्ड मैप में मैंने आपको साफ साफ बताया था कि भाई यहाँ पर अमेरिका, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान होगा तो यहाँ पर अमेरिका है। मैंने बोला था कि ये वाला हिस्सा जो है अमेरिका का हिस्सा इधर पड़ता है, और इधर रसिया है, ये याद है ये। जी सर। और इसके बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर। ये इसके इसी के देश का, जैसे हम पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, वैसे ही रसिया के बहुत सारा हिस्सा यहाँ पर, छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे। ये हो गया यूरोपियन कंट्रीज, ये हो गया आपका यूरोप, यूरोप हो गया। ठीक है, ये लुटेरा लिख देता हूँ, ये लुटेरा देश हो गया ये लोग। ये यूरोप हो गया यहाँ पे, ये सारा यूरोप हो गया यहाँ पर। और यहाँ से जो है ये, मतलब बीच में महासागर वगैरह आता है, यहाँ से अपना एशिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से अपना ये एशिया स्टार्ट है, ये यहाँ से एशिया स्टार्ट है यहाँ पर। यहाँ पर अपना इंडिया है, मान के चलिए इंडिया हमारा यहाँ पर है। तो आपको ये दिमाग में अच्छे से फिट करना पड़ेगा, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा यहाँ पे कि कुछ रिलेशंस की बात समझनी पड़ेगी। जैसे कि अब यहाँ पर अफ्रीका है, ये अफ्रीका वाला हिस्सा इधर पड़ता है यहाँ पे, और ये यहाँ पर इंडिया है, ये इंडिया यहाँ पर है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, यहाँ पर मैं कलर और चेंज कर लेता हूँ। ये जो अमेरिका आपको दिख रहा है और ये जो रसिया आपको दिख रहा है, इसके बीच में कोल्ड वार चलता है, अमेरिका के बीच में और रसिया के बीच में। इसके पीछे की वजह पर हम जाएंगे, पीछे बहुत इसकी लंबी स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर मैं आपको इस अभी बताऊंगा कि इंडिया का कौन कौन सा पड़ोसी देश है, और इंडिया के साथ किस किस का रिलेशन काफी बढ़िया है और क्यों है, किस वजह से, सारी चीजों पर हम बात करेंगे आज। तो एक बात तो पक्की है कि आज की डेट में जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, वो इंडिया की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। लेकिन दुनिया किस तरह से बटा, इसके लिए आपको जो है अमेरिका के बारे में और रसिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, 1991 के पहले ये रसिया इन देशों के साथ था, और पूरा नाम था सोवियत संघ, पूरा नाम था सोवियत संघ। तो हम रिलेशनशिप सबसे पहले जो है वो किसके बारे में जानेंगे, वो जानेंगे
अमेरिका अमेरिका एंड रसिया के बीच में जानेंगे। तो अमेरिका और रसिया के बीच में चलता है कोल्ड वार। कोल्ड वार को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध चलता है इनके बीच में, शीत युद्ध। अब शीत युद्ध की वजह है, अब शीत युद्ध के कैसे वजह है यहाँ पे, तो आदित्य अपना माइक बंद कर लो, पूछना हो तो अपना चालू कर लेना। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कैसे शीत युद्ध पे काम करता है, इसको समझते हैं यहाँ पर। तो आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में। तो याद कीजिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, याद कीजिए जब आपका प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, याद है? 4 साल चला था प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। मैंने आप लोग को बताया था बड़े क्लियरली। और क्यों हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, याद है आप लोग को? क्या कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वार का? क्या कारण था, फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ था? क्या रीजन था, क्या रीजन देंगे? चाहे सेकंड वर्ल्ड वार भी क्यों हुआ था? भूल गए ये? सर फर्स्ट वर्ल्ड वार, हाँ? कहाँ थे आप? तुम नहीं थे सर, आदित्य था, वो क्लास में था। क्या आदित्य तुम्हें ध्यान है? हाँ सर, ध्यान है पर अभी माइंड से निकल गया। मैंने बताया था ना ये सब लुटेरा देश है, ये मैंने बताया था ये सब लुटेरा देश है, ये यूरोपियन लुटेरा देश है। किसी के पास ज्यादा देश हो गया, किसी के पास ज्यादा गुलाम कंट्री हो गया, किसी के पास कम हो गया। तो जिनके पास ज्यादा गुलाम देशों की संख्या थी वो एक गुट में हो गए, क्योंकि जिनके पास कम था वो मांग रहे थे। मान लो कहीं जमीन की लूट हो रही हो, कहीं जमीन की लूट हो रही हो, तुम्हारे इलाके से जो है लोग लूटने के लिए जाएं, तो हो सकता है कोई बहुत ज्यादा जमीन प्लॉट अपना कब्जा कर ले, और कोई हो सकता है कम कब्जा करे। तो जो बाद में गया है वो लोग क्या बोलेगा, जिसके पास बहुत ज्यादा होगा, कि थोड़ा हमको भी इसमें से दे दो। तो वो वाला कहेगा हम क्यों दे दें, हमारे पास तो ऑलरेडी, हम पहले आए हैं, हम पहले किए, ये किए, वो किए, वो बोलेगा। और उसी चक्कर में जो है ये आपस में झगड़ा किए थे। तो झगड़ा में एक गुट में दो तीन देश, दूसरे ग्रुप में दो तीन देश, लेकिन इनके पास गुलाम देश भी तो थे जिनका इस्तेमाल ये करते थे। तो पूरी दुनिया एक तरह से युद्ध करने लग गई। समझ में आया, याद आया कुछ जो मैंने बताया? यूरोप अकेले ही जी लड़ाई सर। करता था सर? यूरोप देश नहीं है, यूरोप महादेश है। यस सर, यूरोप के मान लो अंदर बाकी। बहुत सारे देश आते हैं। वीडियो देखा नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो देखते नहीं हो क्या? क्लास हाँ ज्वाइन किया था, सर। तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियो देखना चाहिए। यूरोप एक महादेश है, इसमें जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, ये सारे देश यूरोप के अंदर आते हैं। वैसे ही एशिया एक महादेश है जिसमें चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे देश आते हैं। समझ में आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने की वजह क्यों हुआ था? यस सर। ठीक है। आप सोचो ना, इंग्लैंड, ब्रिटेन के पास भारत था इतना बढ़िया, उसको लगा इतना बढ़िया गुलाम बना लिया है, कंट्रोल में ले लिया है। ऐसे ऐसे और भी तो देश उसके पास होंगे। तो वही जमीन लूटने वाली बात हो गई ना, कि जो पहले आया, जो बढ़िया से लूटा, उसके पास ज्यादा हो गया, तो ज्यादा वाला कहेगा हम क्यों दे दे तुम्हें भाई, हम तो तुम्हें नहीं देंगे। यही वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। तो जो आपका यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार आपस में क्यों हुआ? तो इसी बात को लेकर हुआ कि किसका कितना पावर है, मतलब कौन कितना गुलाम बना रखा है। तो वो बोला हमें भी थोड़ा इसमें दो, तो बोला क्यों? तो इसमें देखिए दो गुट पे काम हुई थी, दो गुटों में काम हुआ था। अगर आप ग्रुप वन की बात करते हैं यहाँ पर, आप यहाँ ग्रुप वन की बात करते हैं, और यहाँ आप ग्रुप टू की बात करते हैं, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। तो ग्रुप वन का जो लीडर था, ग्रुप वन का लीडर था, और ग्रुप टू का जो लीडर था, इसको आप समझिए। तो ग्रुप वन में एक तरफ लीडर कौन था? ब्रिटेन। ब्रिटेन जो था इसका लीडर था। इसका लीडर था ब्रिटेन। और इसका लीडर कौन था, याद है? कौन था लीडर, किसने उकसाया था?
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? बड़े जल्दी भूल जाते हो तुम लोग। जर्मनी, हिटलर यहीं का था ना, पढ़ना है ये सब। जर्मनी था। ब्रिटेन के साथ में और कौन कौन आ गया? ब्रिटेन के साथ में सोवियत संघ आ गया। सोवियत संघ मतलब रूस। इसको सिलेबस की तरफ मत देखो, समझो जैसे दोस्तों के बीच में कहानी है। सोवियत संघ आ गया, इसके साथ और कौन आ गया? फ्रांस आ गया। इसके साथ कौन आ गया? ऑस्ट्रिया आ गया। समझो मेरी बात, ये सोवियत संघ आज का रूस है। ये आज का रूस है ये, ठीक है। पहले नाम सोवियत संघ था। ये दो चल रहा है यहाँ पे, समझना मेरी बात ध्यान से। बताओ सूर्यकांत, क्यों लड़ाई हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या कारण है? सर क्योंकि अरे जो यूरोप था ना, हम्म। यूरोप लुटेरों का देश था, तो झगड़ते रहता था एक दूसरे से, इसलिए जमीन के विवाद में हुआ था। नहीं नहीं, वो उस तो बहुत उन्होंने समझाने के लिए बोला था, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल पे बात। आदित्य तुम बताओ। सर इन्होंने जो 30 गुलाम बनाए थे ना, हम्म। तो जिनके पास कम गुलाम थे वो ये कह रहे थे कि देखो 30 तो लूट लिया है, पर बराबर में देश बांट दो सारे। हाँ। हमारे पास सबके पास बराबर देश होने चाहिए। तो जिनके पास ज्यादा थे उन्होंने मना कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये आपस में लड़ने लग गए कि हमें बराबरी का देश दे दो। लूट हाँ। लूट के बराबर का मांग रहे हैं। सूर्यकांत, इसको ऐसे समझो कि अगर आज तुम्हें मौका मिले कि तुम कुछ देशों को गुलाम बना सकते हो, तो तुम कुछ मान के चलो, चाइना गुलाम तुमने बना लिया, तुमने पाकिस्तान को गुलाम बना लिया, तुमने श्रीलंका को गुलाम बना लिया, या और भी कुछ देशों को गुलाम बना लिया, और तुम्हारा मतलब तुम्हारे साथ में और भी लोग निकले जो और भी देशों को गुलाम बनाए, और कुछ लोग तुम्हारे बाद जाएं वो भी कुछ देशों को गुलाम बनाए। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास तो हो गए 5 गुलाम देश, किसी के पास हो गए 6 गुलाम देश, लेकिन किसी के पास एक ही 2 गुलाम देश है। तो जिसके पास कम है उसने ग्रुप बना लिया, और उनने उन लोगों से कहा, जैसे तुम्हारे पास ज्यादा है तो बोलेगा कि एक काम करो, चाइना में से आधा चाइना हम लोग को दे दो कि हम लोग भी उसमें से कुछ यूज कर सके। तो तुम कहोगे हम क्यों दे चाइना, हम तो पहले आए थे। और इसी बात को लेकर लड़ाई हुई है, आपस में इसी बात को लेकर लड़ाई हुई है इनकी। तो यहाँ पर ये जो ब्रिटेन जर्मनी जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो मेरा मकसद आपको समझाना था कोल्ड वार को लेकर, कि अमेरिका और रसिया के बीच में कैसे कोल्ड वार है। रसिया की कहानी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 1991 में सोवियत संघ टूट गया था, 1991 में, और वहां से कई सारे टुकड़े निकले, जिसमें एक बड़ा हिस्सा था रूस। रसिया बड़ा हिस्सा था, बाकी छोटे छोटे देश। यूक्रेन का नाम सुना है, जो अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, यूक्रेन का नाम सुना है, ये लड़ाई न्यूज वगैरह में आ रही है। यह सर इसमें बिहार का एक लड़का भी गया था, तो हाँ, तो यूक्रेन जो है वही 1991 में ही अलग हुआ था। यूक्रेन के साथ में चेकोस्लोवाकिया, बहुत सारे देश थे जो अलग हुए थे। बहुत सारे देश वहां पर अलग हुए थे, 15 देश अलग हुआ था 1991 में। जैसे 1947 में भारत से भारत बांग्लादेश बात। पाकिस्तान अलग हुआ था ना, वैसे ही वहां पर भी जो है सोवियत संघ टूट गया था। और उसके पीछे कारण सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बस ध्यान से पेशेंस से समझते चलो, कड़ी दर कड़ी दिमाग में सेट करते चलो, और सिलेबस की तरफ मत देखो। सिलेबस पर देखोगे भूल जाओगे, दिमाग में सोचो ही नहीं, सोचो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि 1914 से 1918 तक ये लड़ाई चल रही थी, तो 1917 में सोवियत संघ युद्ध से बाहर निकल गया। क्यों बाहर निकल गया, इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि लड़ाई जो है 1914 से स्टार्ट हुआ। 1914, 1915, 1916, वहां की जो जनता थी वो बड़ी परेशान हो गई थी। वहां मतलब ये समझिए बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बढ़ गया था। तो उसने सबसे ज्यादा पैसा किसने लगाया था? जो सबसे ज्यादा पैसा लगाया था इसने, सोवियत संघ यानी रूस ने लगाया था। तो रूस के जो राजा थे उनको मजबूरन जनता ने कहा कि अब वापस हो जाओ, ऐसे तो पता नहीं कब खत्म होगा, कौन जानता है कब खत्म होगा नहीं खत्म होगा। तो इसी चक्कर में जो है 1917 में ये बाहर हो गया। समझिए ध्यान से यहाँ पर, आप समझिए यहाँ पर, ये 1917 में, 1917 में जो है युद्ध से बाहर हो गया, युद्ध से बाहर हो गया।
ये 1917 में युद्ध से बाहर हो गया ये। अब जैसे ही ये युद्ध से बाहर हो गया, अब इसकी जगह तो कोई लेना ही लेना था। ब्रिटेन और फ्रांस तो अकेले पड़ जाते। तो इसकी जगह पर जो है अमेरिका की एंट्री हुई। आप समझिएगा, सोवियत संघ ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है, सबसे ज्यादा सैनिक लगाया है। और ये बात है कि अगर इनकी, देखिए दो ही बात थी, या तो इधर वाली ग्रुप वन वाली टीम जीतती, या तो ग्रुप टू वाली जीतती। अगर ग्रुप टू वाली जीतेगी तो इनसे छीन लेगी जिस पर्पज से लड़ाई लड़ रहा है, और ग्रुप वन वाली जीतेगी तो ग्रुप टू को बर्बाद कर देगी। ऑलरेडी पावरफुल है, इनके पास ज्यादा शक्ति है, सब कुछ है। तो अब सोवियत संघ जो अलग हट गया ब्रिटेन के बाद, तो यहां पर जो एंट्री होती है, अमेरिका की एंट्री होती है। अगर आप एंट्री की बात करेंगे यहां पर, तो यहां जो इसकी जगह पर एंट्री होती है, इसकी जगह पर कौन एंट्री करता है? तो अमेरिका एंट्री करता है। फिर जस्ट मतलब जस्ट ही आ जाता है कि कुछ देर के बाद आता है अमेरिका, फिर उसके बाद। कुछ देर मतलब महीने 2 महीने जो टाइम लगे, 10 दिन जो भी टाइम लगे, प्रोसीजर तो होता ही है। इसकी जगह अमेरिका आ गया, समझिए मेरी बात ध्यान से। और अमेरिका इस कंडीशन के साथ आया कि इस सोवियत संघ का जो भी बेनिफिट मिलना है वो सब के सब किसको मिलेगा? अमेरिका को मिलेगा। अगर इसको दिया जाए तब तो ये इसके साथ रहेगा, नहीं तो इसके साथ नहीं रहेगा। और ये पूंजी भी नहीं लगा रहा है, उतना उतना पूंजी नहीं लगा रहा है। तो ब्रिट करते मरता क्या ना करता, कहते हैं जब आपका एक मजबूत आदमी लड़ाई से बाहर हो जाता है तो आप सोचते हैं कोई साथ में आ जाए, और अमेरिका आ गया यहाँ पर। तो आप समझिए यहाँ पर अमेरिका की किस्मत देखिए कि लड़ाई देख रहे 1918 1917 में एंट्री किया। 1917 में अमेरिका ने एंट्री किया और 1918 में जीत गया। मतलब 1 साल 1.5 साल बाद ही जीत गया ये, 1-2 साल में ही जीत गया ये, समझिए ध्यान से। 1 साल में जीत गया। तो अगर ये 1 साल में जीत गया, तो जो प्रॉफिट सोवियत संघ को मिलना चाहिए था, रूस को मिलना चाहिए, तो किसको मिल गया? अमेरिका को मिल गया। अच्छा, आपके हिसाब से क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अमेरिका ने एंट्री किया है तो सोवियत संघ का जो हिस्सा था उसको मिलना चाहिए था? आपको नहीं लगता है? यस सर। है ना? लेकिन देखिए, ये लुटेरे देशों के बारे में जो है फिर भी हम अच्छा सोच रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, क्या करेंगे। देखिए, हालांकि रूस सोवियत संघ अलग है, वो उसमें नहीं आता, यूरोप में नहीं आता है। अमेरिका भी अलग है, ये भी यूरोप में नहीं आता है। लेकिन इन लोग का भी जो है, इवन पता है आपको, जापान छोटा सा देश है, उसने भी गुलाम देश बना रखा था। और तो और उसने चाइना को भी कंट्रोल में कर रखा था। जापान, दिल्ली इतना छोटा सा देश है, उसने चाइना को कंट्रोल में कर रखा था, नाक में दम कर रखा था चाइना को, तो पूरा उसको पकड़ रखा था। तब समझिए यहाँ पर, तो उसी वजह से जो है उस टाइम से रूस, मतलब सोवियत संघ और अमेरिका में जो है कोल्ड वार हो गया। कोल्ड वार का मतलब शीत युद्ध। शीत युद्ध मतलब इसको मन मुटाव कहते हैं। खुले आम पर आमने सामने कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। और ये शीत युद्ध में अमेरिका जो है पूरी दुनिया में क्या बनना चाहता था? तो अमेरिका बनना सुपर पावर, हम महाशक्ति हैं, पावरफुल कंट्री है। आज भी अमेरिका कहता है कि हम महाशक्ति हैं। तो रूस कहता था कि हम भी महाशक्ति हैं। अब यहां पर हो गया गड़बड़। अमेरिका कह रहा है महाशक्ति है, रूस कह रहा है तब हम तो भी रूस हट महाशक्ति गया हैं, था मतलब ना। सोवियत संघ कह रहा है। क्या कह रहे हो? रूस रूस हट गया था ना। रूस हट गया था वो अलग बात है, लेकिन कह रहा है महाशक्ति है। महाशक्ति मतलब समझते हो? यह सर पूरा मतलब जोड़ करना। हम किसी पावरफुल हैं। कैसे कोई हम किसी परिवार में पैसा हो जाता है, घमंड हो जाता है। हम किसी से कम नहीं है। हाँ, हम किसी से कम नहीं है, बाकी सब नीचे है। अमेरिका नीचे। आज भी यही सोचता है कि हम पावरफुल हैं। तो ये जो महाशक्ति वाली बात आ गई, पावरफुल बनने वाली बात आ गई, तो रूस, सोवियत संघ कह रहा है कि हम पावरफुल हैं, और अमेरिका कह रहा है हम पावरफुल हैं। अब ये शीत युद्ध हुआ स्टार्ट। ये शीत युद्ध और रुख पकड़ लेता है कब, मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा सेकंड वर्ल्ड वॉर पे। आप जरा आ जाइए आप लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर पे। जब आप बात करते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं, द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं,
तो दूसरे विश्व युद्ध कब से कब तक चला था ये? 1939 से 1945 तक चला था। अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ था, याद है? हिटलर की कहानी, हिटलर के बारे में क्या बताया था? क्यों आदित्य, कुछ याद है हिटलर के बारे में? एग्जैक्ट याद नहीं है सर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर जो है वो जर्मनी की सेना में था, समझ रहे हो? हिटलर था जर्मनी की सेना में। और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो जिस देश का होता है उस देश के लिए, जो जिस देश का होता है उस देश के लिए क्या होता है, वो उस देशभक्ति दिखाता है। आप इंडिया के हैं तो ऑब्वियसली इंडिया के बारे में सोचेंगे। अगर इंडिया को गलत बोलेगा तो आपको ही बुरा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा, समझिए यहां पर। तो वैसे ही वो हिटलर कहाँ का है, जर्मनी का है। और हिटलर जर्मनी का है। अब वो हिटलर की, देखो मैं यहां पर लिखता हूं, पहले यहां मैं पहले बता देता हूं। ये हो गया ग्रुप 1। आप समझिए कि जब इस तरह की चीजें करेगा तो उस देश का जो नागरिक जो होगा उसको कैसा फील होगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा ही लगेगा सर। बुरा लगेगा, तो बदला लेने का सोचेगा। तो हिटलर की जो कहानी है वो यही कहानी है, आप समझिए। हिटलर कोई ऐसा नहीं है, वो बहुत ही मामूली था वो। तो यहाँ आप ग्रुप 1 की बात करते हैं तो इसका जो लीडर है, इसका जो लीडर है, और ग्रुप 2 की बात करते हैं, इसका जो लीडर है, आप समझिए यहाँ पे। तो इसका लीडर भी इस बार ब्रिटेन ही है, समझिए। और इसका लीडर भी इस बार जर्मनी ही है, आपको ये भी समझना पड़ेगा, जर्मनी है। इस बार ब्रिटेन की मदद के लिए यहां पर सोवियत संघ भी था, सोवियत संघ भी था, और साथ में अमेरिका भी था। इसके साथ और भी देश थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर एक जापान भी इसके साथ में था। इसके साथ जो है जापान भी इसके साथ था, जर्मनी के साथ में था, और एक देश और था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उसमें ध्यान से। तो अब यहां पर इसका कारण क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण कौन रहा? अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पे आते हैं तो इसका जो कारण है द्वितीय विश्व युद्ध का, ये कारण रहा हिटलर। क्योंकि ये जो हिटलर है, हिटलर क्या था, एक सैनिक था। पहले क्या था, एक सैनिक था। कब सैनिक था ये, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सैनिक था। और इसने अपने आंखों के सामने हारते हुए देखा था। किसको हारते हुए देखा था, अपने देश को हारते हुए देखा था, अगर आप कारण की बात करते हैं तो हिटलर जो है चांसलर कब बना, ये समझिए यहां पर। अगर हिटलर पूछेगा हिटलर चांसलर कब बना, तो हिटलर जो है 1933 में जो है ये जर्मनी का चांसलर बना। चांसलर वहां के प्रधानमंत्री कहते हैं। वहां का चांसलर बना कब, ये 1933 में वहां का चांसलर बना। और देखिए 5 साल बाद, 93 हो गया ना, 5-6 साल बाद 1939 में इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू करवा दिया। 1933 में गद्दी बैठा चांसलर, और 5-6 साल बाद जो है, अगर हिटलर के बारे में कुछ और बताऊं तो ये बहुत ही तानाशाह था। तानाशाह का मतलब जो मन में आएगा वो करेगा, कोई नियम कानून नहीं, जो ये बोल दिया हो गया। बहुत अच्छा भाषण देता था ये, बहुत बढ़िया इसका था। अपने ये यहूदियों से बड़ा चिढ़ता था। अब ये कहानी क्या है कि जब ये सेना में था तो एक बार एक गांव में ये काफी मतलब घायल अवस्था में पहुंचा था। इसने कहा था मत बताना किसी को, यहूदियों का गांव था वो, पर उन लोगों ने बता दिया था। और फिर हिटलर पकड़ा गया था, इसके साथ मारपीट हुई थी। तो इसके दिमाग में जो है एक छवि बन गई थी कि ये जो यहूदी लोग हैं ये अपने देश के नहीं है, मतलब अपने देश में होते हुए भी गद्दार हैं।
और जब इसका टाइम आया 1933 में, इसका जब समय आया, तो मैंने जैसा कि बताया था कि एक गैस का चेम्बर बनाया था इसने, और उसमें यहूदियों को डाल देता था, तड़पते हुए मरता था। उसमें एक बार में लोग नहीं मरते थे, धीरे धीरे करके मरते थे। गैस के चेम्बर में खतरनाक गैस होता था, और उनको मतलब समझिए इतना मरते थे वो लोग, इतना मरते थे, मतलब समझिए क्या बताएं आपको, मतलब से कैसे आप मच्छर मारते हैं, वो मच्छर मारने वाले मशीन उससे, वैसे ही पूरा बहुत बुरी तरीके से मारता था ये। मतलब ये इतनी दुश्मनी थी इसकी। और उसके देश में अगर कोई यहूदी के साथ में कोई लड़की शादी कर ले, तो उसको तो बाल वाल कटवा के उस पे गधे बैठा के क्या बोलते हैं उसको, काली पुतवा के उसको घुमाया जाता था। वही उल्टा अगर ये इसके देश के ओरिजिनल जो लोग थे, वो लोग अच्छे से रहते थे, ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, तो इसका कहना था कि अगर आप अच्छे नस्ल के अच्छे बच्चे पैदा करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको सिनेमा हॉल से लेकर शॉपिंग तक का डिस्काउंट मिलेगा। आप ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले महिलाओं को डिस्काउंट था। 14 साल की उम्र होने पर गर्ल्स जब या भी, बॉय, क्या कर रहे हो? गर्ल्स या बॉय दोनों में से कोई? बॉय नहीं, केवल गर्ल्स, मदर्स को। और उसका मानना था कि मदर ही है जो बच्चे को ट्रेंड करती है। 14 साल लड़का या लड़की, लड़के को 14 साल के जितने लड़के थे सबको अनिवार्य था इसकी सेना में ज्वाइन करना। तो ये कुछ चीजें थी जो अपने देश में इसने सेट कर रखा था, बना रखा था, तो अपने आप को बहुत पावरफुल इसने अपना कर लिया था ये। तो ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट हुआ, पहला भी जर्मनी की वजह से हुआ, और दूसरा हिटलर, हिटलर भी जर्मनी का, मतलब दूसरा भी जर्मनी की वजह से हुआ। तो अब आपको समझना पड़ेगा ये लड़ाई चल रही थी 1939 से लेकर 1939 से लेकर 1945 में, कैसे रुका ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये बात तब की है, ये समझना पड़ेगा आपको, ये उस टाइम की बात है जब अ, अभी भी देखिए ये एक ही ग्रुप में, समझिए यहाँ पर सोवियत संघ, इसको अब क्या है, रूस है ना, ये है तो रूसी है तो रूसी, तो है तो एक ही ग्रुप में, ये एक ही ग्रुप में है, लेकिन कोल्ड वार है, मनमुटाव तो है इसके पास है। तो अमेरिका दिखा रहा है कि हम महाशक्ति हैं, और रूस कह रहा है कि हम महाशक्ति हैं, सोवियत संघ कह रहा है हम महाशक्ति हैं। तो एक बार की बात है, अब इसकी बात झूठ है या सच है ये तो अमेरिका ही जाने, और इसकी हरकतों को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा। इसने क्या किया था, मतलब एक बार की बात है कि अमेरिका के एक जहाज था, अमेरिका का जहाज था, और उसको जो है कुछ लोगों ने अमेरिका के जहाज को गिरा दिया और वहां अमेरिकी लोगों को मार दिया। अब अमेरिका का कहना है कि जिन लोगों ने ऐसा किया वो जापान के लोग थे, जो कि जापानी कपड़े पहने हुए थे। लेकिन जापान का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तरफ से कोई नहीं गया था। आप समझिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए था अमेरिका को, कुछ ना कुछ मुद्दा उसको चाहिए था। अब एंटी पार्टी हो गया ना, आप समझ रहे हैं, ग्रुप 2 में हो गया ना जापान, और अमेरिका सोचा एक तीर से दो निशाना हो जाएगा, लड़ाई भी लंबी खींच रही है। तो बेसिकली अमेरिका ने इतनी गंदी हरकत किया, अमेरिका ने क्या किया, समझिए यहां पर अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने जापान के ऊपर 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम भेज फेंक दिया। परमाणु बम समझते हैं, एटम बम। हेलीकॉप्टर पर से ही भेज दिया था। जहाज से ऊपर से गिरा दिया एटम बम। तो इतना खतरनाक होता है ये एटम बम, बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। एटम बम कोई नहीं चाहता यूज हो, जहां गिरता उसकी मत समझिए बहुत पावरफुल है, बहुत विस्फोटक है ये, पत्थर तक झुलस जाता है। और हिरोशिमा और नागासाकी दो जगह पे गिराया था। पूछता है कि ये एटम बम कहां पर गिराया था, तो ये आप ध्यान देना, हिरोशिमा, एक तो हिरोशिमा पे गिराया था एंड और नागासाकी, ये दो जगह पर गिराया था, ये आप ध्यान दीजिए, हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया था। तो ये दो जगह पे अमेरिका ने जापान पे गिरा दिया। और अब देखिए जब गिरेगा ऑब्वियसली तो जर्मनी का टीम क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, इधर वाला हार गया फिर, और इधर वाला फिर से जीत गया, ग्रुप 1 फिर इधर वाला जीत गया यहाँ पे। तो पूछा गया, देखिए अगर कोई बात ऐसा भी था तो आप मुद्दे को समझा सकते थे, मुद्दे से बात कर सकते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एटम बम सीधा जाके गिरा देंगे, आप सीधे एक मुद्दा बनाएंगे और सीधे आइटम बम आप गिरा देंगे। ये बिल्कुल आज भी वहां की पीढ़ियों को कितना दिक्कत होता है,
लंगड़े लूल्हे बच्चे जन्म लेते हैं, आज भी उसका प्रभाव है। कितने जन्म लेते हैं सर? वहां का प्रभाव है, वहां की मिट्टी, वहां की हवा, वहां की चीजें, ऐसा हो गया है। सर रेडियम कब से गिरा करते हैं? रेडिएशन होता है ना इनका मटेरियल में, जो जिस धरती पे होती है वहां रेडिएशन निकालते रहता है, और उस रेडिएशन की वजह से इफेक्ट करता है ये। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अमेरिका से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया था, जवाब कहता है कि हम ये सेकेंड वर्ल्ड वार को, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, इस सेकेंड वर्ल्ड वार को हम खत्म करना चाहते थे। तो तुमको अगर सेकेंड वर्ल्ड वार को खत्म करना है, सेकेंड वर्ल्ड वार को तुम्हें खत्म करना है, तो ऐसे खत्म होता है कि जो तुम किसी पर जो है परमाणु बम गिरा दोगे, तो परमाणु बम रिस्ट्रिक्शन पे होता है यहाँ पर, ऐसे कैसे तुम कम कर दोगे। तो यहां पर जो है सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है। लेकिन बेसिकली आप मुझे बताइए, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया होगा? अमेरिका ने जापान पे एटम बम क्यों गिराया है? क्या दिखाना चाहता है अमेरिका, किसको दिखाने के लिए ऐसा किया होगा? जापान को आप दिखाने के लिए किया? नहीं, जापान तो मोहरा है, तुम बताओ आदित्य। जापान तो एक रूस। मोहरा है, बलि का बकरा है। सर जर्मनी सर को रूस। दिखाने के लिए किया होगा। जर्मनी को भी नहीं। सर रूस को ना बोल रहा था। हाँ, इसका रूस को दुश्मन बोल कौन रहा है? था। रूस, रूस सोवियत संघ। में। तो दिखाया कि देखो हम कितने पावरफुल है और कितने पागल दिमाग के, हम कुछ भी कर सकते हैं, यस हमसे सर। पंगा मत लेना तुम। नहीं होता, हम सनपड़ा का आदमी, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी पकड़ के पीट देता है। टीचर लोगों को देखते हैं, कोई बच्चा नहीं भी गलती करता स्कूल में पकड़ के पीट देता ताकि बाकी बच्चे भी शांत रहे। तो दुनिया को अमेरिका ये दिखाना चाहता था कि देखो हम कितने पावरफुल हैं, कितने इस तरह की चीजें हैं। खैर, सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति होती है और यहां से शुरू होता है पावरफुल यानी महाशक्ति की। अब देखिए यहां पर अमेरिका की हरकतें दिखाता हूं मैं आपको, अमेरिका के बारे में बताता हूं। ये है अमेरिका, ठीक। तो एक तरफ अमेरिका हो गया और दूसरी तरफ हो गया सोवियत संघ, दूसरी तरफ हो गया सोवियत संघ, जिसमें रूस इसका एक हिस्सा है, ठीक है। दूसरी तरफ ये सोवियत संघ हो गया यहाँ पे। इसको बोलते हैं पहली दुनिया, इसको बोलते हैं पहली दुनिया, इसको बोलते हैं दूसरी दुनिया, इसको बोलते हैं दूसरी दुनिया। क्योंकि पूरी दुनिया दो ग्रुप में बट गई। एक तरफ वो देश थे, जैसे जर्मनी में एक बर्लिन जगह है, जर्मनी में एक जगह है बर्लिन, वहां दीवार बना दिया। तो दीवार के इस तरफ रूस का था, रूस तक रूस का हिस्सा था, और इस तरफ अमेरिका का था। वो बर्लिन की दीवार भी गिरा दी गई थी। आपको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा मैं। तो ये इधर पूंजीवाद था। पूंजीवाद मतलब अमीर बिजनेस वगैरह अमीर लोगों का साथ था, पूंजीवादी सिस्टम था यहाँ पे। और यहाँ था साम्यवादी सिस्टम, इसको साम्यवादी कहते हैं, इसको साम्यवादी सिस्टम कहते हैं इधर का। आप समझिए यहाँ पे अमेरिका ने कुछ देशों को मिलाकर एक समूह बनाया, इसने देशों का समूह बनाया, देशों का समूह बनाया, जिसमें तकरीबन 12 या 15 देश है। आई थिंक 12 देश था उस समय। इसको नाटो देश बोलते हैं, सर नाटो आखिर को देश। सर आखिर को रूस को इतना दिक्कत दे रहा है कि खेत के विवाह के लिए करना है। क्या कर रहे हो? मतलब अमेरिका है जो रूस को इतना दिक्कत दे रहा है, अति खेत को ही लेकर ना इतना दिक्कत दे रहा है जमीन विवाद के लिए। ना ना, अब जमीन बात का मुद्दा है ही नहीं है, ये जमीन तो बात का मुद्दा है ही नहीं। ये तो ये है दिखाने की, औकात दिखाने की बात होगी कि हम महाशक्ति हैं। मतलब पहले से आते समय सर, फर्स्ट से क्या फर्स्ट से? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तब से ही। हाँ, तब से ही मनमुटाव है ना, होता नहीं किसी से मनमुटाव हो जाता है तो हम कुछ भी उसको गिराने के लिए सोचते रहते हैं, Yes, sir। वही है। तो अमेरिका ने कुछ देशों का समूह बनाया जिसको नाटो देश कहते हैं, याद रखना पूछता है, नाटो देश। और इसने भी कुछ देशों का समूह बनाया, इसने भी कुछ देशों का समूह बनाया, इसको वारसा, वारसा कहते हैं, वारसा। पर वारसा अब रहा नहीं, वारसा संधि बोलते, वारसा संधि टूट गया, पर नाटो अभी भी है। आप समझिए यहाँ पर हुआ क्या है,
मैं आपको मोटे मोटे तौर पर ही बताऊंगा। नाटो देश आज भी है, ये अब नहीं है। ये नाटो देश आज भी है, ये नहीं है, ये खत्म हो गया, वारसा खत्म हो गया। तो अमेरिका जो है नाटो देश बनाया। नाटो देश का एक रूल होता है, नाटो देश में अगर आप शामिल होते हैं, अपने देश को शामिल करते हैं, तो वहां पर होता क्या है कि अगर किसी एक देश पे कोई हमला करता है तो जितने देश ये होते हैं सब मिलके उस पर अटैक करते हैं। इसको नाटो देश में होता है। तो देखिए हुआ ये कि एक टाइम के बाद अमेरिका ने सोवियत संघ पे कुछ इस तरीके से दिमाग से खेल खेला कि सोवियत संघ के अंदर जितने भी देश थे उनको ये लगने लग गया कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, और जो इनके वारसा संधि के देश थे ये भी अमेरिका की तरफ जाने लग गए, और सोवियत संघ जो था वो टूट गया। तो सोवियत संघ कब टूटा है? 1991 में। 1991 में सोवियत संघ टूट गया, और टूट के यूक्रेन वगैरह अलग हो गया, रूस एक बड़ा हिस्सा बच गया केवल उसका। अब बताइए जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, पूछता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ये जो पूछता है कि ये जो सोवियत संघ का विघटन, तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ है 1991 में। 15 देश टूटा, 15 देश बना इससे, जिसमें रूस एक बड़ा हिस्सा था। रूस, अच्छा जब इसका ये बर्बाद हो रहा था, ये इसका वारसा का संधि भी टूट गया, इसका समूह जो था वो भी टूट गया, दूसरी दुनिया का मतलब भी खत्म हो गया, सोवियत संघ भी टूट गया। इससे किसको खुशी मिल रही होगी? किसको अच्छा लग रहा होगा? किसको अच्छा लग रहा होगा? अमेरिका को। अमेरिका को अच्छा लग रहा होगा। इसके पीछे अमेरिका का ही हाथ था, बर्बाद करना चाहता था। आप समझिए, यहां पर बर्बाद करना चाहता था। तो ये जो आपस में आपका कोल्ड वार है ये अभी तक चल रहा है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आप समझिए यहां पे। अब आपको बताते हैं, आज के दुनिया में लेकर चलते हैं आपको। अगर आप आज के दुनिया में आते हैं तो आज के दुनिया में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे ये है रसिया, समझिए मेरी बात ध्यान से। ये है रसिया, ये अपना रसिया है ये, और यहां पर मान के चलिए यूक्रेन है, ये है यूक्रेन, ये यूक्रेन है। ऐसे बहुत सारे और देश हैं, छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं यहां पर, और इधर है अमेरिका। आप समझिए यहां पे। अब देखिए, आपने यूएनओ का नाम सुना है? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व यूएनए। यूएनए क्यों बनाया गया था? यूनाइटेड नेशन क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो सके। और उसका लीडर कौन है? अमेरिका। आज भी उसका लीड करता है, अमेरिका लीड करता है। मतलब पूरी दुनिया में अमेरिका कहीं वर्चस्व रहा। बंद कर लो सूर्यकांत, तुम अपना माइक। सूर्यकांत अपना माइक बंद कर लो। अमेरिका जो है आज की डेट में भी यूएनए पर इसी कंट्रोल है, आज भी नाटो देश इसका चल रहा है। तो पता अमेरिका ने, देखिए इसका लीडर, इसके पास नाटो देश है, नाटो देश में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है। तो नाटो देश में इसके बहुत सारे देश शामिल हो चुके हैं। नाटो देश में बहुत सारा देश ऑलरेडी रूस से जो, मतलब रूस से जो अलग हुआ था, रसिया मतलब, वो शामिल हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, रूस का पड़ोसी देश अगर अमेरिका के साथ रहता है, ये रूस के लिए खतरे की घंटी है कि अच्छी बात है? क्या लगता है आपको? अच्छी बात। रूस के लिए बुरी बात है या अच्छी बात है? रूस के लिए, रूस रूस के लिए बुरी बात है। रूस के लिए बुरी बात है। यूक्रेन मामले में यही हुआ। यूक्रेन मामले में अमेरिका ने यूक्रेन को कहा कि तुम नाटो देश में आ जाओ। अब रूस चाहता नहीं था कि यूक्रेन नाटो देश में जाए। लड़ाई बस इतनी सी ही है। रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो देश में जाए। ऑलरेडी कुछ कंट्रीज जो है जा चुके हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन ही खाली बचा हुआ है, अगर यूक्रेन भी नाटो देश में चला गया तो अमेरिका को मौका मिल जाएगा, और अमेरिका को ऐसा मौका मिल जाएगा
कि वो मतलब अभी तो वो नहीं आ सकता है, लेकिन यूक्रेन की वजह से चारों तरफ से रूस को घेर लेगा। तो यूक्रेन बोला हम जा रहे हैं नाटो देश में। वहां का जो राष्ट्रपति है वो कॉमेडियन था, वो पगलेट आदमी है एकदम से। रूस बोला कि हम तुम्हें कुछ लड़ाई पहले भी होती जैसे इंडिया पाकिस्तान में होता, पहले भी होता था, लेकिन बोला कि तुम मत जाओ। बोला हम जाएंगे। भड़का दिया अमेरिका, बोला कि तुम्हें रूस तो हमेशा परेशान करते रहता है, हमारे पास आ जाओ। और नाटो देश ने जितना देश बोला हाँ हम भी तुम्हारे साथ हैं, हाँ बाबू हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम तो आ जाओ हमारे तरफ, हमारी टीम में आ जाओ। और रूस बोला कि नहीं। तो रूस बोल रहा है मत जाओ, यूक्रेन बोल रहा है हम जाएंगे। इसी में चल रही लड़ाई, इसी में लड़ाई चल रही है, और कोई बड़ी बात नहीं है। लड़ाई बस इसी मुद्दे को लेकर है। तो रूस कह रहा है हम थूर देंगे पकड़ के। कह रहा है कि तुम थूरोगे तो इधर से ये लोग बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ है ना, तुमको हथियार देंगे, सब कुछ देंगे, क्या चिंता कर रहे हो। तो वो हार नहीं मान रहा है। अब जाके यूक्रेन का बोल रहा है कि हम रसिया से बात करना चाहते हैं। और इसकी वजह से आप समझिए यहाँ पर रसिया पर बैन लगा दिया गया है, रूस पे बैन लगा दिया गया है। तो रूस पे बैन लगा दिया कि ये अपने देश से कोई भी सामान विदेश में नहीं बेचेगा। अब रूस में और यूक्रेन में घास का मैदान है, स्टेपी घास का मैदान, याद रखिएगा, पूछेगा स्टेपी घास का मैदान होता है। बहुत बढ़िया गेहूं होता है वहां पर, बहुत बढ़िया गेहूं होता है। पूरी दुनिया का 25% गेहूं यूक्रेन और रूस के पास है, 25%। अगर आप बात करेंगे तो इनके पास में 25% गेहूं की खेती करते हैं ये। 25%, कौन कौन? 25% यूक्रेन और रूस, ये दोनों मिलके, इन दोनों का होता है। यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सर यूक्रेन भी एक छोटा सा देश है सर। छोटा सा है, हाँ छोटा सा है। बिहार ही इतना तो है लगभग। यहाँ पे ये एक हिस्सा है यहाँ पर। भारत बहुत बड़ा है, भारत बहुत बड़ा है, उसकी टक्कर नहीं है। यहाँ पर एक स्टेपी घास का मैदान है। यहाँ पर गेहूं की बड़ी अच्छी खेती होती है, जो यूक्रेन और रसिया में आता है। यहाँ पर अब सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। जब पूरी दुनिया दो गुटों में बटी थी, तो कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने कहा ना हम अमेरिका की तरफ रहेंगे ना हम रसिया की तरफ रहेंगे, जिसमें भारत था और भी देश था। इसको बोलते हैं कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम निरपेक्ष रहेंगे। निरपेक्ष मतलब ना हम इसके साथ हैं ना हम इसके साथ हैं, और आज भी ये है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा आज की डेट में कि भारत के लिए अमेरिका और रूस में कौन वफादार है, कौन इसका मित्र है, कौन कैसे, आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखिए अमेरिका किसी का सगा नहीं है, किसी का सगा नहीं है, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका क्यों नहीं सगा, क्या वजह है। समझिए मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे आपको अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखिए ये बात तब की है, दो लड़ाइयां हमने लड़ी है। एक 1965 की लड़ाई लड़ी चाइना के साथ में, और एक 1971 की लड़ाई लड़ी, 1971 लड़ाई पाकिस्तान के साथ में। और ये दोनों ही बड़ी खतरनाक लड़ाइयां जीती थी। तो जब 1971 के टाइम में आप समझिएगा, 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी। भारत कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो पाकिस्तान की तो हार हो गई, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान में। भारत ने पाकिस्तान के इसके 93,000 सेना को बंधक बना लिया। किसका सेना था ये? तो ये सेना था पाकिस्तान का सेना। 93,000 सेना को बंधक बना लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका है। पूछेगा पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो युद्ध में बहुत बुरी तरह हारा है, बहुत जलील हुआ है, वो है पाकिस्तान। 93,000। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि इस समय इसमें क्या हो गया कि भारत में गेहूं की दिक्कत हो गई। तो भारत में गेहूं की दिक्कत हो गई। इसके अलावा समझते हैं 1971 में पाकिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा था? अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान में हथियार कौन भेज रहा था? अमेरिका भेज रहा था। समझिएगा मेरी बात ध्यान से, अमेरिका भेज रहा था, पाकिस्तान में सब कुछ कर रहा था। तो भारत का हितैषी कभी अमेरिका नहीं रहा है, ये बात भारत अच्छे से जानता है। और रूस किस मामले में मित्र, मैं आपको बताता हूं। उस टाइम पे भारत बिल्कुल अकेला पड़ गया था, जैसे कि आज रूस अकेला पड़ गया है। आज की डेट में बैन लगा दिया रूस पे, रूस अकेला पड़ गया। चाइना और भारत दो ही देश उसको साथ दे रहा है। तो उस टाइम पे भारत भी अकेला पड़ गया था, और भारत का साथ जिसने दिया उसने रूस ने दिया। कैसे दिया समझते हैं। देखिए भारत में गेहूं की दिक्कत हो गई,
उस टाइम पे इस लड़ाई के बाद जो है, अगर भारत की बात करें इंडिया में, तो गेहूं की बड़ी दिक्कत हो गई हमारे पास, गेहूं की पैदावार कम हुई थी, गेहूं की कमी हो गई। तो गेहूं की कमी हो गई तो हमने अमेरिका से गेहूं खरीदा था, और पहले तो देने से मना किया था, पर अमेरिका ने हमें वो गेहूं दिया जो सुअर को खिलाता था, वो सुअर को खिलाने वाला गेहूं अमेरिका ने हमें दिया था, सोचिए। और उस टाइम पे इतना अलग थलग हो गया था भारत कि उस टाइम पे भारत गेहूं कमी हो गया और भारत दुनिया में अकेला पड़ गया, दुनिया में अकेला पड़ गया, ये बिल्कुल अकेला पड़ गया। तो इसका साथ किसने दिया? भारत का साथ किसने दिया? तो रूस ने भारत का साथ दिया था, मतलब वही सोवियत संघ ने, इसने भारत का साथ दिया, इसने दोस्ती, ये दोस्ती दिखाई, रूस ने भारत का साथ दिया। कहा आपको हथियार चाहिए, आज भी रूस से 60% हथियार भारत का रूस से आता है। पाठ पुर्जा 60% जितना भी हथियार है हमारे यहाँ, 60% हथियार पाठ पुर्जा रूस से आता है। रूस के साथ हमारा बहुत बढ़िया बिजनेस चलता है। रूस से हम लोग गेहूं वगैरह गेहूं तो खैर इंडिया खुद ही कर लेता है। और उसी टाइम पे जो है लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था और बहुत अच्छी गेहूं की पैदावार हुई थी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भारत के लिए अमेरिका कभी हितैषी नहीं रहा है, लेकिन रूस हमेशा वफादार रहा है। लेकिन अगर आज की डेट में आप बात करते हैं तो रूस यूक्रेन की लड़ाई में रूस को क्या कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया है, रूस पे बैन लगा दिया गया है। अब रूस का कौन साथ दे रहा है? भारत दे रहा है और चाइना दे रहा है। चाइना है हमारा दुश्मन, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को भी कंट्रोल कर रखा है धीरे धीरे करके, और श्रीलंका को भी करना चाहता है। बहुत लंबा करंट अफेयर है ये। तो चाइना जो है, चाइना से हमें बचना है और भारत सरकार इसकी पुरजोर कोशिश करती रहती है। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां गेहूं की पैदावार नहीं होती है, या बहुत कम गेहूं की पैदावार होती है, बहुत कम या ना के बराबर होती है, जैसे यूएई हो गया या और भी देश हो गया। तो इन देशों में अब भारत में जो है गेहूं की पैदावार थोड़ा सा हल्का सा कम हुआ है, क्योंकि इस बार जो है हीट वेव आ गया, यानी कि मार्च में ही टेम्परेचर बढ़ गया था। अब यहां पर आप समझिए पूरी दुनिया भीख मांग रही है, खासकर आईएमएफ, इंटरनेशनल मनी जो फंड है, जो दुनिया में लोन देती है, विश्व राष्ट्र बैंक जो है, वो क्यों बोल रही है गेहूं के बारे में? क्योंकि दुनिया में आटा का दाम बढ़ जाएगा। आप समझिए पाकिस्तान में आटा का दाम बढ़ गया तो वो भीख मांग रही भारत से कि भारत तुम गेहूं बेचो। भारत ने, मोदी जी ने कहा हम गेहूं नहीं बेचेंगे, तो बोला नहीं नहीं प्लीज गेहूं बेचो। तो बोला अब गेहूं क्या, इसने भारत ने चीनी पर भी बैन लगा दिया, चीनी पर भी बैन लगा दिया। आओ बोला तो और मोदी जी ने चावल पर भी बैन लगा दिया। लो तुम मांगो, अब पहले वाला भारत नहीं है, तुम बहुत हीरोगिरी दिखाते हो। अब देखिए ऐसी बात नहीं कि दुनिया में गेहूं की कमी किल्लत है, किल्लत कहां पर है समझिए। मैंने बताया 25% गेहूं जो है रसिया और यूक्रेन में होता है। अमेरिका ने बैन लगा दिया है रूस के ऊपर कि ये गेहूं नहीं बेच सकता। रूस ने कहा कि भाई हमें गेहूं बेचने दो, कहा कि नहीं गेहूं हम नहीं बेचने देंगे। तुम कहा यूक्रेन को कर रहा है, यूक्रेन को नाटो देश में आने दो। रूस और क्या दुनिया करता है? क्या क्या कर रहे हो? रूस अभी क्या करता होगा, तब अभी अकेले ही होगा ना। अकेले में बताता हूँ रूस की कैसे अर्थव्यवस्था चल रही है, मैं बताता हूँ आपको। और रूस के कैसे चल रहा है। तो रूस पर बैन लगा दिया, रूस ने यूक्रेन पे कब्जा कर रखा है, यूक्रेन के बंदरगाह पे। तो यूक्रेन का जो गेहूं है उसको किसने कंट्रोल कर रखा है? रूस ने कंट्रोल कर रखा है। अब रूस कह रहा है कि जब तक हमको भी तुम बैन नहीं हटाओगे हम यूक्रेन का गेहूं भी कहीं नहीं जाने देंगे। समझो बात को ध्यान से यहाँ पर। और एक प्रस्ताव भेजा अमेरिका को, कहा कि हम पर से बैन हटाओ तो हम यूक्रेन वाला गेहूं भी रिलीज कर देंगे और अपना गेहूं भी हम बेचेंगे। ये छोटा अमेरिका इतना हरामी है, ये मना कर दिया, ये मना कर दिया। ये बात कोई नहीं बोलेगा, लेकिन भारत को बदनाम कर रहा है कि भारत जी गेहूं नहीं बेच रहा है। भारत ने, मोदी जी ने कहा हम अपने देश को पहले देखेंगे, हम क्यों गेहूं बेचे, और जिसने देना होगा हम अपने हिसाब से देंगे। अब अभी हम आपको बताता हूँ तुर्की यहाँ पर है, यहाँ पर तुर्की है, यहाँ पर तुर्की आता है, यहाँ पर तुर्की है। ये वही तुर्की है जहां से जो है, ये तुर्की वही है जहां से वही मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी। यस सर, वो सब वही का था, तुर्की का ही था। हाँ तुर्की का था ये। यस सर। तो ये तुर्की को गेहूं भेजा भारत, अभी 1 हफ्ता हो रहा है, गेहूं गेहूं भेजा है भारत। तो ये इतना हीरोगिरी दिखा रहा है, ये बोल रहा है भारत में कौन सी वायरस है गेहूं में जो खाने से प्रॉब्लम हो रहा है, भारत को वापस लौटा रहा है। भारत बोला दे दो हमको, क्या दिक्कत है,
हम ले लेंगे, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हीरोगिरी दिखा रहा है। आप समझिए रसिया की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है इसको समझते हैं। पूरी दुनिया की आबादी है 700 करोड़, पूरी दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, जिसमें से भारत में लगभग 140 135 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग हो गया, 150 करोड़ लोग लगभग चाइना में है। तो आधा आबादी तो भारत और चाइना में बसता है। और रसिया का दोनों ही मित्र है, चाइना भी है और भारत भी है। भले ही भारत और चाइना दुश्मन है, लेकिन दोनों ही रसिया के साथ में है। एक बाटा सिस्टम होता है, बाटा सिस्टम में आप सामान के बदले सामान देके बिजनेस कर सकते हैं। तो रूस के साथ में चाइना और भारत इसी बाटा सिस्टम से बिजनेस कर रहे हैं। पैसा का लेन देन से नहीं हो रहा है, बाटा सिस्टम से हो रहा है। यहाँ पर बाटा सिस्टम से करेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए बहुत सारा कंपनी जो था यूरोपियन देश वाला वो रूस से निकाल दिया। रूस का एक शराब है वोडका, जो अपने गाना सुना होगा, चार बोतल वोडका रोज मेरा काम का, इस तरह से। तो ये जो वोडका बहुत ही फेमस है रूस का, पूरी दुनिया में फेमस था, उस पर बैन लगा दिया। मतलब इस तरीके से अमेरिका बर्बाद करने की कोशिश, एक तो 1991 में सोवियत संघ तोड़ ही दिया, और आज भी ये रूस को इस तरह बर्बाद करना चाहता है कि जितना यूरोपियन कंट्रीज है सबको अपनी तरफ ले लिया, और पूरी दुनिया में जो है मतलब कह रहा है कि हमारी तरफ ही रहो, और रूस को एकदम अकेला छोड़ दिया है। भारत को पूछ रहा था, भारत तुम किसके साथ हो, अमेरिका के साथ हो कि रूस के साथ हो? भाई भारत क्यों बताए तुमको कि हम तो अमेरिका के साथ है कि रूस के साथ है? भारत की एक स्वतंत्र नीति है, स्वतंत्र नीति से भारत चलता है। वो बोलता है ना अमेरिका के साथ है ना रूस के साथ है, लेकिन हाँ क्योंकि रूस के साथ 60% हमारा हथियार वगैरह का सारा पाठ पुर्जा वहीं से आता है, और भी बहुत सारी चीजें जो है रसिया से ही आता है, बहुत सारा काम रूस से होता है। तो इस वजह से जो है हम रसिया से अपना रिलेशनशिप नहीं खराब कर सकते हैं। और रसिया के दबाव में आके ऐसा भी नहीं है कि हम अमेरिका से नहीं बात करेंगे, हम अमेरिका से ही बात करेंगे। ना हम रूस के दबाव में, ना हम अमेरिका के दबाव में, हम किसी के दबाव में नहीं यहाँ पर है। ये आज का मामला है, ये बहुत बड़े लेवल पे बैन लगा दिया है। अब इसमें भारत को होगा फायदा, क्योंकि जितना कंपनी रूस से बाहर निकला है, जितना कंपनी रूस से बाहर निकला है, भारत की कंपनियों को जाने का मौका मिलेगा, वहां बिजनेस लगाने का मौका मिलेगा। और आज की डेट में भी यहाँ जो बहुत सारा यूरोपियन कंट्रीज है, बहुत सारा यहाँ जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये जो यूरोप के देश हैं, ये ऊर्जा खरीदते हैं। जैसे कि भारत मतलब ऊर्जा का मतलब रसिया के पास डीजल पेट्रोल भी है, एनर्जी भी है, ये सब खरीदता है। तो अमेरिका वाला बोल रहा था भारत से, बोल रहा था कि जो है भारत तुम क्यों एनर्जी खरीदते हो रसिया से? तो जयशंकर प्रसाद जो हैं भारत के विदेश मंत्री, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, दुबले पतले, लेकिन बहुत स्ट्रांग है वो। उन्होंने कहा कि हम तो जितने महीने का खरीदते हैं उतना यूरोप तो एक दोपहरी का खरीद लेता है, पहले उसको समझाओ तुम, हमें बोलने से पहले। तो ये तो बढ़िया से लात मार देते हैं। अभी जयशंकर प्रसाद ने 2 साल पहले बोला था ब्रिटेन को कि तुम लोग तो लुटेरा हो, 3500 करोड़ रुपया के आसपास लूट के गए हो हमारे देश से, 3500 करोड़ रुपया इतना लूट गया। ये मुंह लटकाए बैठा था ब्रिटेन, कुछ नहीं बोल रहा था। सच्ची बात है, लूट के गया है वो। तो भारत की जो छवि है, अब कोशिश की जा रही है कि भारत अपने लेवल पर खुद बनाए, लेकिन ये जो रूस से यूक्रेन की लड़ाई है, इसका नतीजा हमें यही देखने को मिल रहा है, यही देखने को नतीजा हमें मिल रहा है कि गेहूं का रेट जो है बहुत तेजी से महंगा होगा। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या बोला कि अगर आटा का दाम कम नहीं हुआ तो अपना कपड़ा बेच देंगे हम, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और ये जो यूरोपियन कंट्री उछल रहा है ये रूस से, ज्यादा नहीं 6 महीना 7 महीना बीतने दो या 1 साल बीतने दो, इनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो रूस के अंदर बिजनेस करते था, लेकिन ये सारा बैन कर दिया है, ना इधर ये बिजनेस करेगा ना रूस इसके साथ बिजनेस करेगा। इसके चक्कर में क्या है, ये सब अमेरिका का पुजारी है, सब अमेरिका का पुजारी है, टोटली अमेरिका का पुजारी है। रूस को एकदम, तो रूस की हिम्मत है, वहां का जो राष्ट्रपति जो पुतिन है उसकी हिम्मत की बात दाद देनी होगी। उतना एक पावरफुल इंसान है वो, वहां पर कमजोर आदमी होता तो कब का उसको हार्ट अटैक आ जाता, जैसा काम कर रखा है। रूस बोल रहा है कि साइबर अटैक भी ये लोग कर रहा है, मतलब इंटरनेट के लेवल पर भी उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। एक भारत और चाइना ही उसको साथ देने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो आज ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, यूक्रेन और रूस की लड़ाई। लेकिन यहाँ पर जो है यूक्रेन को समझना चाहिए कि अगर हम इस तरह के मुद्दे पे आते हैं तो हम क्यों इस तरह से करेंगे, ये उसको समझना चाहिए। खैर ये सारी चीजें यहाँ पर है जो मैंने आपको यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल बताई। हमारे लिए खतरनाक देश कौन सा है? हमारे लिए खतरनाक देश चाइना है। श्रीलंका दिवालिया हो गया है। श्रीलंका के दिवालिया होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, ये कारण नहीं है जो फिर कभी हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान पर धीरे धीरे चाइना का अधिकार है। भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है। भारत श्रीलंका की मदद इसलिए कर रहा है कि ऐसा ना हो कि श्रीलंका मदद के लिए चाइना के पास चला जाए, चाइना से कर्ज ले ले और कल को चाइना श्रीलंका ना लौटा पाए और श्रीलंका के ऊपर जो है चाइना का कंट्रोल हो जाए, तो फिर चाइना को मौका मिल जाएगा नीचे से अटैक करने का।
क्योंकि पाकिस्तान तो सुनता नहीं है भारत का और खूब कर्ज ले रखा है चाइना से, और चाइना धीरे धीरे एक तरह से उपनिवेश बना रहा है, गुलाम कर रहा है पाकिस्तान को, उसको पता नहीं चल रहा है। चाइना आज की डेट में इतना पैसा हो गया है, इसके पास में इतना पैसा हो गया है कि सब देश को पूछता है और रोड बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, अरे बना लो, और बोलता है कोई नहीं पैसा लौटा देना, बन जाएगा। तो इसमें से जो पब्लिक आएगी जाएगी, या नहीं लौटा पाए तो 99 साल के लिए मेरा, सोच लो। तो धीरे धीरे कैसे अपना हो रहा है। तो अमेरिका कहता है हम पहली महाशक्ति हैं, रूस कहता है हम दूसरी महाशक्ति हैं, चाइना कहता है हम तीसरी महाशक्ति हैं, भारत नहीं कहता है महाशक्ति है, लेकिन पूरी दुनिया कह रही है कि भारत एक चौथी महाशक्ति है। इसके पीछे कारण है, देखिए भारत में पेट्रोल डीजल कहां से आता है, अरब खाड़ी वाली अरब कंट्री से आता है। अब इन लोगों को कुछ है क्या, खाली नीचे से तेल निकालना है और बेच देना है। खरबों रुपया हर साल देते हैं हम लोग, खरबों रुपया। सोचिए हम लोग यहाँ पानी 60 रुपए लीटर भी बिकता, तो हम लोग पानी बेच के कितना अमीर हो जाते हैं। तो वो लोग इतना अमीर हो जाता है। इन लोग का जानते हैं खाली तेल है तो खेल है, तेल खत्म हो गया तो बकरी चराएगा ये लोग, लूर अक्कल कुछ है, बकलोल है सर सब। तो वाटर का हम लोग पैसा नहीं लेते हैं? कौन? वाटर का जो इंडिया हम लोग हैं जो पैसा नहीं लेते हैं? कहाँ पानी बेचते हैं हम लोग? एग्जाम्पल बता रहे कि अगर मान लो पानी 60 रुपए लीटर बिकना शुरू हो जाए और हम लोग पानी बेचना शुरू कर दे, कितना अमीर हो जाएंगे हैं? ये भी तो यस। सोचो। तो वो लोग जो है बेचता है, डीजल पेट्रोल बेचता है, बस तेल है तो खेल है तो बकरी चराएगा, कोई लूर अकेल नहीं है। तो भारत ने एक नया दिमाग लगाया। पहली बात, भारत तो अपना हथियार खुद ही बना रहा है। भारत ने एक पढ़ोगे किण्वन विधि होता है, फर्मेंटेशन बोलते हैं, किण्वन, अनाज को सड़ाकर, चावल को सड़ाकर, गन्ने से इथेनॉल जो निकलता है, उसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, देखो उससे अभी भारत क्या करेगा कि अभी क्या है 100%, 100% क्या होता है, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। 100% डीजल या पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। अभी भारत क्या करेगा यहाँ पर, 15% जो है, 15% जो है यहाँ पर इथेनॉल इस्तेमाल करेगा। अब इथेनॉल सड़ा के बनाया जाता है। इथेनॉल आप मकई से सड़ा सकते हैं, देखिए मक्का 6 रुपए किलो बेचता है किसान, उससे अच्छा बिजनेस मिल जाएगा। इसको सड़ा के बनाएगा और इसको मिला देगा, तो अब इसमें देखिए 100% डीजल पेट्रोल नहीं रहेगा, अब डीजल पेट्रोल केवल 85% रह जाएगा। 85% प्लस 15% इथेनॉल हो गया यहाँ पर, इससे गाड़ी चलेगा, इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। समझिए मेरी बात ध्यान से यहाँ पर। तो 15% कम हो गया, तो इतना पैसा कम कम देना पड़ेगा ना उसको, और अपने देश के किसानों के लिए भी अच्छा है। और भारत ने चीनी को भी बैन कर दिया है, भारत ने चीनी भी बैन कर दिया है। 8,000 टन से भी 8 मिलियन टन जो है अपने स्टॉक में रख रखा है, क्योंकि अगले सीजन में जब इथेनॉल को करेगा तो ऐसा ना हो कि चीनी की कमी पड़ जाए। तो अब चीनी का ज्यादा इस्तेमाल भारत में है। धीरे धीरे इस 15% को ये 20% करेगा। अब धीरे धीरे जो कंपनी गाड़ी बनाने वाली उसको भी इंजन वगैरह को चेंज करेगा, और धीरे धीरे करके जो है इसको 80% पे ला देगा। अगर 80% पे ला देगा तो फिर बाहर से हमें डीजल पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे देश में देखिए चावल इसलिए मोदी जी बैन किए हैं कि छोटा छोटा चावल जो होता है उसको खुद ही कहते हैं, छोटा छोटा चावल होता है, तो उसको भी सड़ा के आराम से बना सकते हैं। तो सोचिए अगर हम बिहार की ही बात करते हैं, अगर हम बिहार की बात करते हैं, बिहार हो गया, 20 फैक्ट्री अगर लगा दिया वहां पर, 20 फैक्ट्री लगा दिया इसी चीज का, मतलब इथेनॉल की फैक्ट्री लगा दिया, इथेनॉल की 20 फैक्ट्री लगा दिया जो इथेनॉल बनता है यहाँ पर, तो किसान को ही फायदा हो जाएगा। यहाँ पर हम किसान से ही एक तरह से डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं, सारा अनाज वगैरह वो बेच देगा यहाँ पर, जो बेकार वगैरह रहेगा, और गन्ना वगैरह जो भी सब बेच देगा, और यहाँ से जो है हमारा ईंधन तैयार हो जाएगा। तो लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, 10,000 रोजगार मिलेगा यहाँ पे, 10,000। तो रोजगार भी देश में बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा, सारा काम होगा। तो बड़े दिमाग से काम किया जा रहा है यहाँ पे। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, कश्मीर मुद्दा, ये मुद्दा, वो मुद्दा है, जो फिर कभी हम बात करेंगे। क्लास की टाइमिंग भी आपकी हो गई है। तो ये कुछ करंट अफेयर मैंने आपको समझाया है कि, और बहुत सारे करंट अफेयर में नहीं बता पाया हूं, लेकिन मेन मेन चीजें मैंने आपको बताया है। वैसे क्या लगता है भारत का कैसा डिसीजन है ये, जो भारत ने चीनी पे बैन लगा दिया, गेहूं पे बैन लगा दिया, चावल पे बैन लगा दिया, सही क्या है गलत क्या है? सर सही किया सर, सही किया। और ये जो सर ये जो ये जो मतलब इथेनॉल से सिस्टम गाड़ी ईंधन चलाने का, ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है? सर हम्म। अभी बैंड है शुगर का। चीनी दुनिया में बैन कर रखा है, देश के अंदर नहीं, देश के बाहर नहीं जाएगा, यस। इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, जो इथेनॉल से गाड़ियां चलेगी मिलाकर, ये सिस्टम कैसा आपको लग रहा है, ये ठीक है? यस सही है ठीक है। सर, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भारत अपना काम कर रहा है।
तो ये मैंने आपको आज के करंट अफेयर को समझाने की कोशिश किया है। बहुत सारे चीजें, क्लास का टाइम हो गया, यहाँ पर हम ओवर करेंगे क्लास को, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे का कल से टाइम। सिलेबस स्टार्ट होगा। हाँ, अब परसों सिलेबस ये स्टार्ट होगा, बाकी उसमें जो रह जाएगा जो कर देंगे। बाकी करंट अफेयर में और कोई मुद्दा तो नहीं रह रहा है, मेन मेन चीजें मैंने बता दिया। श्रीलंका का दिवालियापन हो रहा है, भारत ने पता है अफगानिस्तान की भी मदद किया है, अफगानिस्तान की भी मदद किया है। और आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे कि ये जो मोदी जी हैं, जो भारत सरकार है, वो बहुत ही चालाक है। कैसे चालाक है देखिए, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ चालाकी का। आपने सुना होगा कि मोदी जी जो है गए थे नवाज शरीफ के नातिन की शादी में गए थे। तो वो ऐसे नहीं गए, जिसके पीछे कारण था, वो फालतू में जाते हैं। वहां पर क्या किया था देखिए, ये है अफगानिस्तान, समझिए। देखिए, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ये है ईरान, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है। ये अफगानिस्तान है यहाँ पर, और ये पाकिस्तान है, और ये भारत है। तो भारत ने पाइपलाइन लगा रखा है ईरान से, पाइपलाइन लगा रखा है, जो अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान होते हुए भारत आता है। ये गैस पाइपलाइन लगा रखा है भारत ने, ये है गैस पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन लगा रखा है। अब देखिए भारत ने क्या खेल खेला है, गैस पाइपलाइन लगा दिया। अब देखिए ये गुजर रहा है पाकिस्तान से, अब बीच में पाकिस्तान तोड़ देगा, तो भुगतना किसको पड़ेगा, भारत को ही भरना पड़ेगा। तो पाकिस्तान साइड से मंगवाता था, साइड से। तो मोदी जी गए वहां पे, अच्छा दोस्ती दिखाया, और कहा कि आपके यहां से तो गुजरता है ये, आप क्यों बाहर से ले रहे हैं, आप भी सिम से ले लीजिए। वो भी खुश हो गया। अब इसके पीछे कारण समझिए, ले तो लिया वो, लेकिन अब वो टाइट हो गया। वो अफगानिस्तान को कहता है अफगानिस्तान कुछ छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि अगर अफगानिस्तान कुछ छेड़छाड़ करता है तो भारत से पहले है पाकिस्तान, भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो गैस गैस पाइपलाइन को सेव कर दिया। तो कई बार जो है दिमागी लेवल पर भी इसको हार देते हैं। दूसरा आपको उदाहरण बताता हूं, अभी जो कोल्ड वार चला यूक्रेन, रसिया यूक्रेन में, तो अमेरिका ने पूछा भारत से तुम किसके साथ हो। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपके दो दोस्त हैं और दोनों की शादी एक ही डेट में हो। अब बोले कि हाँ तुम्हें इस शादी में आना है, तुम्हें, और वो बोले तुम्हें भी मेरी शादी में आना है। तो क्या कीजिएगा आप, किसके शादी में जाइएगा। जो पक्का दोस्त है। नहीं, फिर भी दिक्कत हो जाएगा, किसी एक में जाएंगे तो दुश्मनी हो जाएगा दूसरे से, तो जाएंगे ही नहीं। नहीं जाएंगे तब भी दिक्कत है, दोनों ही बुरा मानेगा। दोनों में ही चल रहे हैं। एक ही तरीका है कि आप भी उस दिन अपना शादी रख लीजिए कि भैया हमारा भी उस दिन शादी है, अब हम तो बिजी हैं, अब हम कैसे जाएं। वही खेल भारत ने खेल दिया, समझिए। कहा ये भारत है, ये है भारत, समझिए ध्यान से, ये है भारत, ये है रूस, और ये है अमेरिका। अब अमेरिका का वर्चस्व ज्यादा है, अमेरिका से दुश्मनी नहीं कर सकते हम लोग। कहा कि तुम किसके साथ हो, अमेरिका के साथ हो कि रूस के साथ हो। यहाँ यूएनए है, यूएनए इंटरनेशनल कोर्ट होता है, ये यूएनए होता है। ये भारत ने क्या किया, जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर एक मिसाइल दाग दिया, समझिए मेरी बात ध्यान से। पाकिस्तान के अंदर एक मिसाइल छोड़ दिया, मिसाइल, जानबूझ के। अब मिसाइल कैसे छोड़ा है समझिएगा, देखिए मिसाइल छोड़ने का तरीका, जैसे मान के चलिए ये भारत का मैप है, ये इस तरह से भारत, यहां पर है पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान है, समझिए। तो यहां से मिसाइल निकला, और इसके बाद ये ऐसे गया है, मैं कलर चेंज कर दूं, मिसाइल का उसको मैं देख रहा था, मिसाइल कैसे गया, इधर से आया और ऐसे गया है। ये 90 डिग्री पर कभी नहीं मुड़ता है अपने आप, 4 मिनट तक हवा में रहता है ना, तो उसके कंट्रोलर था जो डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन नहीं, ये 90 डिग्री मुड़ के यहां से गया है, और पाकिस्तान के उस जगह पे गिरा जहां कोई आबादी नहीं है, कोई आबादी नहीं है, और यहां से इस तरह से गया, यहां पर कोई ज्यादा विस्फोटक भी नहीं था वो। अब जितना दूरी इसका रेंज था, उसे 30-40 किलोमीटर आगे गया, जिससे पता चलता है कि भारत ने जानबूझ के दागा है। और भारत ने ऐसा क्यों किया होगा, क्या लगता है आपको, भारत ने ऐसा क्यों किया है उस टाइम पे, महीने वही 2-3 महीने हो रहे हैं, भारत ने ऐसा क्यों किया, आपने सुना भी होगा कि भारत ने मिसाइल दाग गया पाकिस्तान में। क्या लगता है आपको, भारत की कौन सी क्या कूटनीति के किया होगा, समझ में आ रहा है कुछ, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। भारत चाहता था कि पाकिस्तान कहां जाए, यूएनओ में जाए,
किसकी शिकायत लेकर? भारत की शिकायत लेकर। ताकि जो पूछा जा रहा था कि तुम अमेरिका के साथ हो कि भारत के साथ हो, तो कहेगा हट महाराज, आप अलग हैं जी, हम खुद ही परेशान हैं, पाकिस्तान से लड़ाई चल रहा है हमारा, देखिए कोर्ट में मुद्दा गया हुआ है। चाहता था भारत कि पाकिस्तान यूएनओ जाए, और ये गधा बेवकूफ वही काम कर दिया जो भारत चाहता था। कोई हानि नहीं किया, एक आदमी नहीं मरा है, एक आदमी। पूछा यूएनओ, भाई भारत तुमने क्यों, ये भारत है, बोला कि तुम क्यों मिसाइल दागे, बोला गलती से चला गया। आप बताओ क्या बोलोगे? कहे गलती, कोई हानि नहीं ना हुआ है, गलती से चला गया है। भाई गलती से जाएगा? पूरा पाकिस्तान के शहर से गुजरा है, और पाकिस्तान में बैठा जितना कंट्रोलर सब गधा है, क्या कुछ बोलता है हमारे पास ये है वो है, कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पाया। चाइना ने इसको दे रखा था हथियार, डिटेक्टर दे रखा था पता करने का, और उसका पूरी दुनिया में ऑर्डर भी था। और ये अपने आप को बचाने के लिए गधा बोल दिया कि चाइना का जो सामान है वो डुप्लीकेट है, तो एक तीर से दो निशाना। चाइना का जितना ऑर्डर था सब कैंसिल हो गया दुनिया में, कहा कि हम नहीं खरीदेंगे, अब भारत का ब्रह्मोस्त्र खरीदेंगे, भारत ब्रह्मोस्त्र बना रहा है। तो चाइना पर भी वार कर दिया और यहाँ भी वार कर दिया ये। तो ये कई बार जो है भारत दिमाग से खेल खेलता है और पाकिस्तान फंस जाता है। आपने मोटू पतलू कार्टून देखा है? देखा है कभी मोटू पतलू कार्टून? यस सर। उसके कार्टून कैरेक्टर क्लियर है? उसमें एक जॉन द डॉन है, वही जॉन द डॉन है पाकिस्तान, वही जॉन द डॉन पाकिस्तान है। बस यही है, इसने अपना बाप बना रखा है चाइना को, चाइना को बाप बना रखा है। और धीरे धीरे करके पाकिस्तान के अंदर इसके नस्ल में, इसकी सिलेबस में जो है चाइना की बड़ाई, चाइना के लोगों के बारे में हर चीज दे रखा है, धीरे धीरे करके, और बर्बाद कर देगा पाकिस्तान को। श्रीलंका में रहा चाइना का, देखो श्रीलंका की हालत क्या है, दिवालिया हो गया, बर्बाद हो गया श्रीलंका, और भारत मदद कर रहा है। इवन अफगानिस्तान को भी 2 बार गेहूं भेज चुका है भारत, 10-10 हजार टन करके 2 बार गेहूं भेज चुका है। और इतना ये चोटा, इतना तेज है पाकिस्तान, कह रहा था कि अगर भारत बोला कि हम पाकिस्तान से अपना ट्रक भेजेंगे, उस अफगानिस्तान जाएगा, तो ये पता क्या बोलता, कहता कि हम अपना झंडा लगाएंगे उसमें। भारत बोला गेहूं हमारा झंडा तुम लगाओगे, तो इसको भेजा दूसरे रास्ते से, नीचे से भेजा, अफगानिस्तान नीचे से होकर भेजा। तो बात अफगानिस्तान को पता चल गया, तो उसको खुश करने के लिए पाकिस्तान भी गेहूं भेजा। इतना सड़ा हुआ गेहूं भेजा था कि अफगानिस्तान इसको पहले ही चेता दिया कि आगे से ऐसा भेजा तो समझा देंगे तुमको, औकात नहीं तो मत भेजा करो, इतना घटिया भेजा। उसी तरीके से भारत ने जो है श्रीलंका की भी अभी मदद किया है, डीजल पेट्रोल भेजा है 6 महीने का, और डीजल पेट्रोल खत्म हो गया, पैसा भेजा है। तो ये सारी चीजें हैं जो भारत अपने पड़ोसी राज्यों देशों की मदद करता है, ताकि तीसरा कोई फायदा ना उठा ले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हुई होगी। तो अब आप बताओ, आपका ये 3 क्लास हो चुका है, इन 3 क्लास में कैसा महसूस कर रहे हो आप, हिस्ट्री से लेके अब तक? तो एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस है सर। अभी तो मैंने बेसिक बहुत क्लियर सारा हो करंट गया। अफेयर नहीं बताया है, लेकिन अब आपको न्यूज भी समझ में आएगा और मजा आ रहा होगा पढ़ने में। यस सर। सूर्यकांत, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम ये 3 वीडियो, ये तीसरा वीडियो है, इसको देखो, फिर से देखो। आप लोग, आदित्य तुम भी देखो, जिसको 2-3 बार देख लोगे सही हो जाएगा ये, ठीक है? जी सर। और मैं फॉलो कर लेंगे कोई फिर सवाल हो तो पूछिए। तुम पूछ सकते हो, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। अभी सर कुछ वैसा इम्पोर्टेंट सवाल तो है नहीं, मतलब ठीक ही है। सिलेबस जब चलेगा सर तभी पूछना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स का प्रिपरेशन करना है, और स्टडी कैसे करनी है कोई आइडिया नहीं है, क्या याद करना है समझ ही नहीं आता नहीं है। नहीं, वो तो सारी चीजें बता देंगे, जब इतना ज्ञान हो गया है तो एसएसटी में तो ऐसा हो जाएगा कि पूरा लिख दोगे। जी सर। दिक्कत उनको होता है जो इतना समझ में नहीं आया, मैं तो कड़ी दर कड़ी क्लियर कर दिया ना, तुम्हें तो एक्सपर्ट बना दिया ना मैंने। जी सर यस। बिल्कुल सर। तो एक्सपर्ट इसलिए तो 3 क्लास लिया है, 3 क्लास लिया है। जी। ज्यादा टीचर लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बुक खोल के पढ़ाना शुरू करते हैं, हाँ जी। पर मैंने ये नहीं किया। मैंने तुम्हें वो सारी कहानी बताई, क्योंकि मुझे इस कहानी तक पहुंचने में मुझे भी स्टडी करना पड़ा, ऐसी बात नहीं, यहाँ तक पहुंचा मैं, जो नॉलेज मैंने देने की कोशिश किया है। तो ठीक है, यही क्लास को ओवर करते हैं, बाकी कल मैथ की क्लास होगी और परसों आपका सिलेबस शुरू हो जाएगा।